हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और आज की वीडियो में हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के एमसीक्यूज़ करेंगे, जो कि हम पार्ट 2 के करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन हैं और आज के सेशन में हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये वीडियो होने के बाद हमारा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। और उसके बाद हम कल क्या है, सैटरडे जन्माष्टमी है, कल क्लास नहीं होगी, संडे को ऑफ होता है। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो होगी मंडे से। ठीक है, मॉर्निंग 9 AM। नेक्स्ट एक्ट मैं आपको पहले ही बता देती हूँ यहाँ पे कि जो हम नेक्स्ट एक्ट करने वाले हैं वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, अगर आप चाहें कि अगर आप पर्सनली कोई एक्ट पढ़ना चाहते हैं, माइनर एक्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो जैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कंप्लीट होगा तो हम वो एक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये वाली जो क्लास है वो लास्ट फ्राइडे को होनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई थी बिकॉज़ पहले मेरा जो बेटा है 1.5 साल का, उसको वायरल हो गया था। फिर जैसे जैसे वो सही हुआ फिर मुझे हो गया, तो यही सब चल रहा था, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और मंडे से आपकी क्लास जो है वो कंटिन्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 31। अंडर सेक्शन 7, व्हेन अ कंपनी कमिट्स एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, हु इज़ हेल्ड लायबल। धारा 7 के अनुसार जब कोई कंपनी इस अधिनियम का अपराध करती है तो उत्तरदायी कौन होता है। ऑप्शंस देखेंगे, ओनली द कंपनी, एवरी पर्सन हु वॉज इन चार्ज ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंपनी, ओनली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर नो वन इज़ हेल्ड लायबल। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा? यस, ऑप्शन बी, एवरी पर्सन हु वॉज इन चार्ज ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंपनी। हर वह व्यक्ति जो कंपनी के कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वॉट डिफेंस इज़ अवेलेबल टू अ कंपनी ऑफिसर अंडर सेक्शन 7। धारा 7 के तहत कंपनी अधिकारी के लिए कौन सा बचाव उपलब्ध है? लैक ऑफ ट्रेनिंग, डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द ऑफेंस, हैड नो नॉलेज ऑफ द ऑफेंस एंड एक्सरसाइज्ड ड्यू डिलीजेंस, या फिर ऑफेंस वॉज कमिटेड बाय लोअर स्टाफ। क्या उपलब्ध है, कौन सा बचाव उपलब्ध है, कौन सा डिफेंस? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन सी, हैड नो नॉलेज ऑफ द ऑफेंस एंड एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, डिलीजेंस, अपराध की कोई जानकारी नहीं थी और उचित सावधानी बरती गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33। कंपनी अंडर सेक्शन 7 इंक्लूड्स। धारा 7 के तहत कंपनी में क्या शामिल है? ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ओनली फर्म्स, एनी बॉडी कॉर्पोरेट फर्म और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर ओनली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। तो क्या क्या इंक्लूड करती है कंपनी अंडर सेक्शन 7? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट फर्म और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 ऑफेंसेस आर। अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 की धारा 8 के तहत अपराध कैसे माने गए हैं? कॉग्निजेंट्स एंड बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, या फिर नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, संज्ञेय और जमानती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 9, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन। धारा 9 के तहत किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी यदि कार्य इन वायलेशन ऑफ द एक्ट, इन गुड फेथ अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, फॉर पर्सनल गेन, या फिर विदाउट एनी अथॉरिटी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 9 किससे डील करता है? गुड फेथ से, कि अगर कोई कार्य जो है वो गुड फेथ में किया गया है तो कोई भी सूट प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग उस व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं की जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी ऐसा कृत्य विच इज़ डन इन गुड फेथ अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सद्भावना में किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच की कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 9। धारा 9 के तहत संरक्षण के लिए कौन सी मुख्य शर्त पूरी होनी चाहिए? सॉरी।
द एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ, द एक्ट मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द एक्ट मस्ट रिजल्ट इन प्रॉफिट टू द गवर्नमेंट, द एक्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी कंप्लेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, द एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ, कार्य सद्भावना में किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। रूल्स मेड अंडर सेक्शन 10 मस्ट बी, धारा 10 के तहत बनाए गए नियम कीप सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल, लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अप्रूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, या फिर सेंड टू द स्टेट असेंबलीज फॉर अप्रूवल। जो सेक्शन 10 है वो क्या डील करता है, पावर्स टू मेक रूल्स। ठीक है, तो कौन बनाएगी, किसको शक्ति है, सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्ति है, और किसके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे वो नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट द पावर टू मेक रूल्स लाइज विद अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 की धारा 10 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर पार्लियामेंट थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर हाउ मेनी डेज मस्ट द रूल अंडर सेक्शन 10 बी लेड बिफोर पार्लियामेंट इन टोटल सेम सेशन और सक्सेसिव सेशंस। धारा 10 के तहत बनाए गए नियम संसद के समक्ष कुल कितने दिनों तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए, या फिर वो एक ही सत्र में हो या लगातार हो। ठीक है, तो 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज, या फिर 40 डेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 30 डेज। ठीक है, 30 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, in which case the Supreme Court held that vulgar and indecent scenes in advertisement or publication violate the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि विज्ञापनों या प्रकाशनों में अश्लील और अभद्र दृश्य अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 का उल्लंघन करते हैं। अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, या फिर चंद्रकांत कल्याण दास काकोड़कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि विज्ञापन या प्रकाशनों में अश्लील और अभद्र दृश्य इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का उल्लंघन करते हैं। कौन सा केस था वो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। विच केस डील्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ अ सेमी न्यूड फोटोग्राफ ऑफ बोरिस बैकर एंड Barbara Falters in a magazine, and the court held it not to be obscene as it was intended to promote anti-racism। कौन सा मामला उस पत्रिका से संबंधित है जिसमें बोरिस बेकर और बारबरा फेल्टस की अर्धनग्न तस्वीर प्रकाशित हुई थी, और न्यायालय ने इसे अभद्र नहीं माना क्योंकि इसका उद्देश्य नस्ल भेद विरोध को बढ़ावा देना था। ऑप्शंस देखेंगे, अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओम पाल सिंह, चंद्रकांत कल्याणदास काकोड़कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट upheld the freedom of the press but cautioned that content should not be obscene or indecent under the 1986 Act। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखा लेकिन चेतावनी दी कि सामग्री 1986 अधिनियम के तहत अभद्र या अश्लील नहीं होनी चाहिए। रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओम पाल सिंह हून, अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। विच केस इन्वॉल्व द फिल्म बैंडेड क्वीन वेयर द कोर्ट अलाउड इट्स exhibition holding that depiction of nudity in context of social evil was not indecent representation। कौन सा मामला फिल्म बैंडेड क्वीन से संबंधित है जिसमें न्यायालय ने यह माना कि सामाजिक बुराई के संदर्भ में नग्नता का चित्रण अश्लील
प्रतिनिधित्व नहीं है और फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति दी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देखेंगे, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह हुन, अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, रंजीत दी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, या फिर चंद्रकांत कल्याण दास काकोड़कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह हुन 1996। ठीक है, ये जो फिल्म बनी थी बैंडेड क्वीन, ठीक है, ये किसकी कहानी पर आधारित है, किसके जीवन पर आधारित है? फूलन देवी, ठीक है, जो कि प्रसिद्ध भारतीय डाकू थी, उनके जीवन पर आधारित ये फिल्म बनाई गई थी। ठीक है, और वही ये केस है कि इस जो पूरी मूवी है इसमें जो भी दिखाए गए हैं, एक्ट दिखाए गए हैं, या फिर कुछ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, न्यूडिटी है, या कोई भी अपशब्द का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसे अश्लील प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो फूलन देवी हैं, ठीक है, दिखाया गया है उस फिल्म में कि कैसे उन्होंने ये सारी सामाजिक बुराइयों का सामना किया है और क्या उनके साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In Samresh Bose versus Amal Mitra, 1985, the Supreme Court held that while judging obscenity in a literary work, समरेश बोस बनाम अमल मित्र में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी साहित्यिक रचना में अश्लीलता का निर्धारण करते समय क्या देखना ज़रूरी है? Only individual works should be examined. The work must be read as whole. Only the प्रीफेस शुड बी कंसीडर, या फिर द ओपिनियन ऑफ द ऑथर इज फाइनल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द वर्क मस्ट बी रीड एज अ होल। रचना को संपूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो भी वो वर्क है, जो भी वो आर्ट है, जो भी लिटरेरी वर्क है, उसको पूरा की पूरा पढ़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ के आधार पर ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि वो पूरा की पूरा लिटरेरी वर्क ऑब्सीन है। ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही उस रचना में अश्लीलता का निर्धारण किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन कमल आर खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, द एक्टर वॉज एक्यूज्ड ऑफ मेकिंग derogatory remarks against women on social media, under which act was he booked along with IPC provisions। कमल आर खान बनाम महाराष्ट्र राज्य में अभिनेता पर सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। उन्हें आईपीसी प्रावधानों के साथ किस अधिनियम के तहत बुक किया गया था, या फिर उन पर चार्जेस लगाए गए थे? ऑप्शंस देखेंगे, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965, which test was applied by the Supreme Court to determine obscenity? रंजीत डी उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य में अश्लीलता तय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा परीक्षण लागू किया? कम्युनिटी टॉलरेंस टेस्ट, हिकलिंग टेस्ट, मिलर टेस्ट, या फिर रोड टेस्ट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, हिकलिंग टेस्ट। ठीक है, जिन्होंने अभी तक हमारी जो डिटेल्ड वीडियो है उसको नहीं देखा है वो आपको जाके देख लीजिए, उसमें सारे केसेस को डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, हिकलिंग टेस्ट भी वहाँ पे डिटेल में समझाया गया है, कैसे होता है, कब किया जाता था, अब उसकी जगह पे कौन सा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आई सजेस्ट कि पहले आप डिटेल वीडियो देख लीजिए, फिर आप MCQs पे आइए, जिससे कि आप चेक भी कर पाएंगे कि आपको कितना आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। इन खुशबू वर्सेस Kanyamal 2010, what did the Supreme Court rule regarding references to premarital sex? खुशबू बनाम कन्यामल में सुप्रीम कोर्ट ने विवाह पूर्व संबंधों के उल्लेख के संबंध में क्या निर्णय दिया? ऑप्शंस क्या है? एनी मेंशन ऑफ प्रीमैरिटल sex is obscene, it is protected under freedom of speech, if not lascivious, it is punishable under indecent representation of women act, या फिर it should be censored by the government। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी,
इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच इफ़ नॉट लसीवियस। यदि वह कामुकता के उद्देश्य से नहीं हो तो वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत संरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच केस held that beauty pageants could amount to indecent representation if they degrade women's dignity or morals। कौन सा मामला कहता है कि यदि किसी सौंदर्य प्रतियोगिता से महिलाओं की गरिमा या नैतिकता का ह्रास होता है तो वह अश्लील प्रतिनिधित्व हो सकती है। ऑप्शंस क्या हैं, रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, चंद्र राजकुमारी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, या फिर खुशबू वर्सेस कनी अमल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा केस था, चंद्र राजकुमारी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, 1997 का केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एम.एफ. हुसैन वर्सेस राजकुमार पांडे 2008 के केस में हाउ डिड द सुप्रीम कोर्ट व्यू न्यूडिटी इन आर्ट। एम.एफ. हुसैन बनाम राजकुमार पांडे में सर्वोच्च न्यायालय ने कला में नग्नता को कैसे देखा। ऑप्शन देखेंगे, ऑलवेज ऑब्सीन एंड प्रोहिबिटेड, परमिसिबल इफ आर्टिस्टिक एंड नॉट ऑफेंसिव टू पब्लिक डिसेंसी, ओनली अलाउड इन म्यूजियम्स, या फिर अलाउड ओनली विद परमिशन फ्रॉम द चीफ जस्टिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन बी, परमिसिबल इफ आर्टिस्टिक एंड नॉट ऑफेंसिव टू पब्लिक डिसेंसी। ठीक है, अनुमति है यदि वह कलात्मक हो और सार्वजनिक नैतिकता का अपमान ना करे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। इन एस खुशबू वर्सेस कनी अमल द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेस्ड दैट क्रिमिनल लॉ शुड नॉट बी यूज्ड टू सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग। एस खुशबू बनाम कनी अमल में सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया कि आपराधिक कानून का उपयोग निम्न में से किसको दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। फ्रीडम ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, लेजिटिमेट सोशल डिबेट, मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स, या फिर सिनेमेटोग्राफ फिल्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लेजिटिमेट सोशल डिबेट। ठीक है, वैध सामाजिक बहस। चलिए मिलते हैं मंडे को 9 AM पे। कौन सा एक्ट करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट करेंगे 2005। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए जल्दी से, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो ADPO की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा। और अभी तक टोटल 3 एक्ट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चैनल पे। कौन कौन से हैं, प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, और ये तीसरा एक्ट अपने अभी हाल किया, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। ठीक है, डिटेल में हो चुके हैं, MCQs हो चुके हैं। ठीक है, अब हम मंडे से करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो चलिए मिलते हैं मंडे को। Thank you for watching.